and brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome. ये स्वामी जी ने कहा था कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए। चिंता करने से क्या होता है कि यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाता है। मतलब जब तक स्वभाव ना हो, अपने अंदर से सीखने की ललक ना हो, तब तक कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं सीख सकता। पहला कार्य ये बनता है एक युवा का कि वो जाकर के जागरूकता फैलाने की कोशिश करे। हो सकता है पहली बार में, दूसरी या तीसरी बार में उसको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। कभी कोई प्रेरणादायी व्यक्ति से ही क्यों सीखना, मतलब सुनना क्यों, ये बातें रह क्यों जाती हैं कि ऐसा होना चाहिए तब ऐसा होगा। विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं लेनी है, हम जो चीज़ देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, वो भी हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लक्ष्य को कभी मत छोड़िए और लक्ष्य के पीछे पड़े रहिए तब तक, जब तक कि वो हासिल ना हो जाए। सनातन सभ्यता, आध्यात्म, आरोग्य, योग और भारत के वैदिक ज्ञान जो है, इन सब को अगर समाहित कर दें तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान या जो भारतवर्ष है उसकी एक छवि परिलक्षित होती है। और इस छवि को बहुत समय पहले जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने शिकागो में बहुत अच्छे से और पूरे विश्व समुदाय के बीच मंच पर चढ़कर परिलक्षित किया था, जिसको पूरे विश्व समुदाय ने सराहना उसकी की थी। आज इन्हीं विषयों को लाने के पीछे मकसद ये है, जो युवा हैं, युवाओं के पीछे जो सोच थी स्वामी विवेकानंद जी की वो काफ़ी अच्छी थी। वो चाहते थे कि युवा देश के आगे बढ़ें, और चूंकि देश का युवा अगर आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। तो युवाओं के ऊपर एक उत्थान का जो एक जिम्मेदारी कंधे पे उन्होंने डाली थी, वो युवा किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, और उन युवाओं को जो तैयार करते हैं, जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जो गुरुदेव हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और क्या सोच रखते हैं, इन सारे विषयों को आज बात करना चाहेंगे। मेरे साथ में कुछ युवा हैं, शंकराचार्य कॉलेज से हैं, और मैडम्स हैं और टीचर्स हैं, वो भी शंकराचार्य कॉलेज में पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित दास है। अंकित, सबसे पहले जो आपकी सोच है, जैसे स्वामी जी जो सोचते थे विवेकानंद जी, वो आपके मुताबिक क्या है? वो क्या मतलब किस तरह से सोचते थे, उनका नज़रिया क्या था? अगर शिक्षा की ओर से देखा जाए तो उनका नज़रिया ये था कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअलिटी, फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये तीनों होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो वो ये नहीं मानते थे कि बच्चा रियल में एजुकेटेड है। एक्चुअल में वो आइडियलिस्ट थे, आदर्शवाद को फॉलो करते थे, आदर्शवादी थे। मतलब उनकी कुछ सोच में ये भी नज़र आया कि वो रियलिज़म को भी फॉलो करे। रियलिज़म मतलब आपका यथार्थवाद, लेकिन इसमें हम उसको लेके उनका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि चलो रियलिज़म अच्छा है, पर उसमें आपको रिलीजियस डॉट नहीं दी जाती, नहीं सिखाया जाता। तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, और वो युवा को हमारे देश का भविष्य मानते थे, हमारे युवा को। और जैसे कि एक बहुत बड़े जो शिक्षित या विद्वान व्यक्ति रहते हैं, उनके पास शब्दकोश का अथाह भंडार रहता है, और वो किताबों में, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत भारी भरकम से शब्द आते हैं। जैसे ये बता रहे थे यथार्थवाद, और मैंने भी कुछ इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या आज उन शब्दों की जो बोलना चाहिए परिभाषा है, उसको एक्चुअल में जो यूथ है वो समझ पाता है? सर, हम जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं अपने बीएड डिपार्टमेंट का एग्जांपल दूंगी कि हमारे बीएड में चूँकि हम शिक्षक तैयार करते हैं जो कि राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो हम अपने बच्चों को फ़िलॉसफी पढ़ाते हैं। तो उस फ़िलॉसफी के अंतर्गत हमको जितने भी हमारे इंडियन थिंकर्स हैं और वेस्टर्न थिंकर्स हैं, हम सबके विचारों को पढ़ाते हैं। और जो किताबें आ रही हैं उन किताबों में भी इन सारे जिन शब्दों की आपने बात की ना कि बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द रहते हैं, उनको हम जितनी आसानी से समझा सकते हैं उस तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। और आज का यूथ जो है, युवा जो हैं, वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं और उन चीज़ों को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। और
जहाँ तक बात है स्वामी विवेकानंद जी का, तो उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। उन्होंने यूथ पे बहुत ज़्यादा, यूथ के जो मतलब जोश है, जो उनकी शक्ति होती है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और काफ़ी आसान शब्दों में हम बहुत सारे किताबों में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी जो फ़िलॉसफी, उनके जो विचार थे, उनको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि आपसे जानना चाहूँगा, आपका परिचय भी बताएंगे आप। गुरप्रीत, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, आपका परिचय बताइएगा। मेरे सवाल का एक ये सवाल है, जैसे कि मैम ने कहा कि जो मैम पढ़ाते हैं और एक अच्छे अध्यापक या अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाला एक इंसान बनाते हैं। जो यंग जनरेशन है, क्या इन विचारों को मैक्सिमम तादाद में सुन पाता है, समझ पाता है, या उसके पास इतना समय होता है कि आज इन विचारों को सुने, समझे और उसको इम्प्लीमेंटेशन के दौर से गुजारे, ताकि वो भावनाएं जो लोग, जो महापुरुष चाहते थे हमसे, वो भावनाएं वाकई में ग्राउंड रियलिटी पे दिखें और देश जो है प्रगति के पायदान पे आगे बढ़े। मेरा नाम गुरप्रीत है और आजकल देखा जाए तो मतलब अगर बोला जाए 100% में कुछ ही लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ऐसा है कि लोग अपनी जॉब्स वगैरह में बहुत बिजी हो गए हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो विवेकानंद जी चाहते थे कि हम लोग हमारे धार्मिक चीज़ों से जुड़े, हमारे जो रिलीजियस वैल्यू है उसको फॉलो करें, तो वो कई लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे तो वो ऐसा है कि वो अपने जॉब्स में बिज़ी है, कोई अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी है। तो कई लोग हैं और कई ऐसे भी हैं जो फॉलो करते हैं लेकिन वो पूरी तरह उस चीज़ को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमको विवेकानंद जी ने जैसे कहा था कि हमको धार्मिक चीज़ें से जुड़ना चाहिए, तो वो चीज़ अब आने वाली जनरेशन में ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो हम हमारे जो कल्चर है हमारा, वो सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे आगे जाके। इस बच्ची का सवाल का जवाब है, आप अपना परिचय दे देंगे और थोड़ा सा इस बच्ची के जो सवाल का जवाब है कि आज जो यूथ जुड़ नहीं पा रहा है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी दूर है, मतलब आप लोग कोशिश करते हैं कि पढ़ाएं, आप लोग कोशिश करते हैं कि बताएं, और जो महापुरुष हैं ये भी कहते हैं कि मतलब जब तक स्वभाव ना हो, अपने अंदर से सीखने की ललक ना हो, तब तक कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं सीख सकता। चाहे आप उसके सामने लाख किताबी ज्ञान खोल दें, चाहे आप लाख उसके सामने टेलीविज़न खोल दें, लाख बड़े अध्यापक लाके खड़े कर दें, लाख बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँ, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा जो जुड़ाव है उसमें कमी है थोड़ी सी? मैं डॉक्टर मालती साहू, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, शंकराचार्य महाविद्यालय से हूँ। और जैसा कि गुरप्रीत का सवाल था कि अभी जो है युवा वर्ग है वो अध्यात्म से या जो वर्तमान की जो समस्या है उससे जूझ नहीं पा रहे हैं। तो इनके लिए जो विवेकानंद जी है, सबसे पहले तो आज उनका बर्थडे है और मैं उनको जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उनके जो विचार हैं, तो उनके जो विचार हैं वो हमारे आज के हर सवाल का जवाब है उनके विचारों में। तो सबसे पहले जैसे कि है कि बच्चे जो है समस्या से जूझते हैं, तो समस्या से जूझने के लिए जो है उनका समाधान हम जब चाहते हैं तो है कि हम बौद्धिक रूप से सक्षम बने, शारीरिक रूप से सक्षम बने और मानसिक रूप से सक्षम बने। अगर हम ये तीनों चीज़ से को अपनाते हैं तो हम अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही कर सकते हैं। जैसे बुद्धि से जुड़ते हैं तो हम बुद्धि के द्वारा जो है अनेक समस्याएं जो है, ऐसे कोई समस्या नहीं है जो बुद्धि के बल पर आप नहीं कर सकते। दूसरा है आपको समाज से जुड़ना है। समाज से जुड़ करके आप जो समाज के भीतर जो समस्याएं चल रही है या उससे जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समाज जो है वो देश की एक इकाई है। तो अगर हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा विचार अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश की ओर वो आगे जाएगा। राष्ट्र निर्माण के लिए भी एक सोच रही है उनकी, और राष्ट्र निर्माण तब संभव हो सकता है जब देश पूरी तरह से चारों तरफ से परिपक्व रहे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चिकित्सा के, शिक्षा के। आज हम देखते हैं कि जैसे कि जो शिक्षा का स्तर है, आज भी हमारे देश में गांव अंचल, वनांचल एरियाओं में, जंगलों में चले जाएं, वहाँ के पाठशालाओं को देखें तो वो आज भी ऐसा है कि स्लेट बोर्ड और वही पुरानी पद्धति और वही टाट पट्टी से बच्चों को पढ़ना पड़ता है। चिकित्सा का जो स्तर है वो आज भी देखें तो कई जगहों पे चिकित्सा इतनी महंगी हो गई, शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई।
तो आज जो ज्ञान और जो चिकित्सा है उन जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे सरकारों को पानी देना चाहिए, साफ़ सफाई देनी चाहिए, सरकारों को एक अच्छा तंत्र देना चाहिए, वो तंत्र मिलता नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न कहाँ है, कहाँ गुम है सब लोग? सर इसके पीछे आपका परिचय भी। मैं डॉक्टर अनीता पांडे शंकराचार्य महाविद्यालय में कॉमर्स की एचओडी हूँ। और आपका जो क्वेश्चन है सर, उसके पीछे मेरा विचार जो है वो ये है कि उसके पीछे हम जिम्मेदार हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक गणराज्य है और हम ही सुनते हैं अपनी सरकार को। तो जब अगर हम ही वो प्रयास नहीं करेंगे तो वो कैसे सरकार को हम कैसे दोषी मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कहा कि पानी नहीं है, पानी तो है, सरकार ने जहाँ भी अवेलेबल कराया है वहाँ पानी है। कुछ जगह पर नहीं है, मैं मानती हूँ, बट वहाँ पर नल की टोटी खुली रहती है या नल को तोड़ देते हैं। तो इसके जिम्मेदार हम हैं या सरकार, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हम अपने फ़र्ज को भूलते जा रहे हैं। और रही बात हमारी, जैसे चिकित्सा महंगी हो गई है, ज़रूर महंगी हो गई है, या गांव में आज भी बच्चे टाट पट्टी में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे सर वहाँ सॉलिड शिक्षा सीखते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर मोबाइल और टेलीविज़न और ये सब जो नए जो गैजेट्स हैं उनको इस्तेमाल करके बच्चे शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीख लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बुरा बना रहा है, जो उनको डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आँख की रोशनी चली जा रही है। कोरोना काल में भी हमने अभी देखा कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया। ऑनलाइन ये कहा जाता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये कहा जा रहा है कि हम एडवांस हो गए कोरोना आने से। ये मानना है, मेरा ये कहने का ये भी मकसद नहीं है कि देश ने विकास नहीं किया। देश ने बहुत विकास किया है। देश आज चांद पे भी पहुंचा है। हमारा भारत आज ब्रह्मोस मिसाइलें भी बनाता है और विदेशों को सप्लाई भी करता है। चिकित्सा के स्तर पे भी आज सुधार हुआ है। कोरोना की वर्ल्ड में किसी ने दवाई नहीं बनाई थी, हमारे हिंदुस्तान ने दवाई बनाई और दूसरे देशों को दी भी। लेकिन चूंकि ये समीक्षा की घड़ी है और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है उन विषयों पे बातचीत हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी यही चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि हिंदुस्तान की में जो थोड़ी सी भी कमी बेसी है वो भी ना रहे, थोड़ी सी भी जो सुधार की गुंजाइश बनती है वो हो सके। आपको क्या लगता है कि जो भारत को आगे बढ़ाने की जो सोच है, जो महानुभाव लोगों की सोच है, उनमें सभी आते हैं, तो वो सोच के मुताबिक आपकी क्या सोच है कि क्या होना चाहिए? बेसिक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बेसिक नीड्स क्या होना चाहिए? बेसिक काम क्या होना चाहिए? और बेसिक तौर पे किया क्या जाना चाहिए? आपका सवाल शिक्षा के आधार पर है। किसी भी फैक्टर से देश की उन्नति के लिए एक युवा का योगदान या एक सामान्य भारतीय नागरिक का योगदान क्या होना चाहिए? मैं युवा पे फोकस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो सामान्य भारतीय या नागरिक भी कहलाएंगे युवा हमारे। तो जैसे विवेकानंद बोले कि युवा हमारे भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, भारतवर्ष के भविष्य हैं। तो पहला कार्य ये बनता है एक युवा का कि वो जाकर के जागरूकता फैलाने की कोशिश करे। हो सकता है पहली बार में, दूसरी या तीसरी बार में उसको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक युवा का काम ये है कि वो कोशिश करता रहे। और मतलब कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। वो आज कर रहा है, उसका देख के कोई और आएगा, फिर वो दो को देखकर कोई तीसरा आ रहा है, वो तीसरा देखकर फिर कोई चौथा आ रहा है, ऐसा करके एक समूह बन जाएगा। तो जैसे मैडम ने अभी बताया कि जैसे नल की टोटी हम चालू छोड़ देते हैं तो इसमें हमारा भी घाटा है, देश का भी घाटा है। अभी हमें पता चला बेंगलोर 0 लेवल पे आ गया है ग्राउंड वाटर के मामले पे। वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो गई। माना वहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पानी 0 लेवल पे आ गया है। तो इस चीज़ को अगर हम एक आदमी जा कर के करेगा तो शायद ही कुछ हो, लेकिन वही चीज़ अगर हम समूह में जाते हैं और सबको जागरूकता देते हैं कि बेंगलोर वालों को जा कर के ये बोलें कि आपने ये किया तो आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, अगर आप उस समय वो किए होते तो शायद ये ना हुआ होता। तो अगर युवा का योगदान देखा जाए तो वो समूह बनाए, पहले खुद कोशिश करे, और जहाँ पे दिक्कत वो देख रहा है, चाहे वो पानी के मामले में हो या बिजली के मामले में, समूह बनाए और कोशिश करे। ये समय से बहुत कालांतर से मांग चलती आ रही है कि मतलब समूह ऐसा बनना चाहिए, कोशिश ऐसी की जानी चाहिए। ये लोग अपने से क्यों नहीं समझ पाते हैं? कभी कोई प्रेरणादायी व्यक्ति से ही क्यों सीखना, मतलब सुनना क्यों, ये बातें रह क्यों जाती हैं कि ऐसा होना चाहिए तब ऐसा होगा? इस चीज़ का दोषी मैं, सॉरी मैम, आज की शिक्षा को मानना चाहूँगा। आज के शिक्षा में बच्चे ऐसे समूह में घुलना मिलना थोड़ा सा
हमको किसी और से मतलब नहीं है, हम अपना करेंगे। क्योंकि मोबाइल का ज़माना। मोबाइल का ज़माना, यस मैम, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। और एक संस्था है आरएसएस, मतलब मैं बस उसकी पूरी तरह से वो नहीं कर रहा, मतलब उसकी सराहना इसलिए करता हूँ, बौद्धिक शिक्षा वहाँ बहुत अच्छे से दी जाती है। वहाँ पे पहले ही आपको समूह में जोड़ दिया जाता है, आप कुछ भी करोगे, अगर आप गलती भी करते हो तो वो सिर्फ आपकी गलती नहीं है, वो पूरी समूह की गलती है। एक घड़ा है जो पॉलिटिकल तो बात नहीं करनी चाहिए आज जैसे विषय पे, एक घड़ा है जो आरएसएस को पसंद भी नहीं करता है, तो वो घड़ा क्यों फिर ऐसा, क्यों ऐसी सोच रखता है? आप किसकी बात कर रहे हैं सर? आरएसएस को जो पसंद, आरएसएस को पसंद नहीं करने वाले जो आप पेपर अखबारों में पढ़ते होंगे, नेताओं के बयान आते हैं बहुत सारे जो बोलते हैं आरएसएस ने ये किया वो किया, तो वो एक घड़ा है जो पसंद भी नहीं करता है। तो आखिर बंटवारा तो हो गया ना सोच में। ये सामने वाले की गलती है, जो हम दूर से देखे बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, ये एक कहावत है। तो कई लोग होते हैं जो आरएसएस को अगर मैं ले करके चलूँ तो वहाँ पे आपका बौद्धिक विकास भी पसंद नहीं करने वाले में, आरएसएस एक हिंदू संगठन है, लेकिन मैंने कई ऐसे देखे वहाँ मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, वो भले बौद्धिक में ना बैठे लेकिन वो शारीरिक विकास के लिए वहाँ ज़रूर जाते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे आपसे सवाल है, जैसे अब मोबाइल का ज़माना आ चुका है, मोबाइल से बिना जुड़े या कंप्यूटर से बिना जुड़े कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब आपको कुछ भी काम करना है तो कंप्यूटर मोबाइल से। लेकिन एक उसके नेगेटिव मार्क्स ये हैं कि कई डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कई लगातार उसमें मोबाइल में बैठे बैठे गेमिंग ऐप्स खेल रहे हैं, कई मोबाइल में दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं कि वो कुछ और काम के बारे में सोच ही नहीं पाते, वो प्यास की भी चिंता नहीं रहती। मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब के बीच का जो रास्ता होता है वो, अगर आप युवा हैं, आप पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप खुद अपने से कैसे निकालेंगे और औरों को क्या प्रेरणा देंगे कि बीच का रास्ता कैसे निकले? सर ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए, अब जैसे हम लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो बुक में नहीं मिलती है, तो वो चीज़ ढूंढने के लिए हमको खुद ही नेट, इंटरनेट या फ़ोन का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ये है कि हम धीरे धीरे करके उस चीज़ से दूर हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी वो चीज़ छूटेगी नहीं, क्योंकि आजकल जैसे हर चीज़ हमको चाहिए कि वो फास्टेस्ट टू फास्टेस्ट हो हमारे साथ। अब पेमेंट है तो पेमेंट भी हम चाहते हैं कि तुरंत ऑनलाइन हो जाए, तो इसे छोड़ने में बहुत टाइम लग सकता है। छोड़ना नहीं है बीच का इसको। रास्ता ये है कि जैसे आदत बनाई जाए कि हाँ, वो कर सकते हैं कि जैसे हम उपवास रखते हैं तो हम इस चीज़ पे भी उपवास रखना चालू कर दें कि हफ्ते में एक दिन रख लो या डेली का कर लो कि कितने घंटे इस चीज़ से दूर रहना है। मैम जैसे कि आज आपके पीछे भी लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत सारे बेंचेस जो रहते हैं लाइब्रेरी के खाली रहते हैं। सरकारें भी लाइब्रेरी बनाती हैं, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। कोई उन किताबों को पढ़ने के लिए बहुत कम वर्ग है जाते हैं, कोई बहुत कम वर्ग है जो जाकर उन किताबों को पढ़ना चाहता है। तो आज क्या ये लाइब्रेरी कल्चर को और बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है? आप कोई भी बता सकते। सर इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने अपने महाविद्यालय में जो शुरुआत की है कि हमारे जैसे जो 6 या 7 पीरियड रहते हैं उसमें एक पीरियड हम लाइब्रेरी पीरियड रखते हैं, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो मतलब उसमें हमने बैचेस बना दिया है। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट का उदाहरण दूँ तो, और वो कंपलसरी है कि बच्चे लाइब्रेरी में जाएं, क्योंकि हम जैसे हमसे वो लोग बुक पूछते हैं तो हम उनको 5-6 राइटर्स के नाम बता देते हैं, लेकिन जब वो लाइब्रेरी आते हैं तो उनको बहुत सारे राइटर्स की बुक मिलती है और ऐसे कंटेंट उनको मतलब जो किसी एक बुक में मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उनको दूसरे बुक में मिलता है। तो ऐसा करके हम उनको मतलब एक खोजने की प्रवृत्ति भी हम उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं, और बैचेस में बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में और बुक्स का मतलब जो है वो लाभ उठाते हैं। बुक्स को पढ़ने के लिए जो एक युवा है या छात्र है उसको कितना समय देना चाहिए आपके मुताबिक? ऐसे हाल ही 24 घंटे में एक युवा मोबाइल में कम से कम 5 से 6 घंटा गुजार देता है। ठीक है, मोबाइल ना छोड़े कोई बात नहीं, लेकिन टाइम कम कर सकता है वो। 5 से 6 घंटे में 1 घंटा चलो मोबाइल पे, बाकी उसकी जितनी कैपेसिटी है वो तुरंत तो 4 घंटा नहीं जा सकता बुक में। तो आज आधा घंटा दे दिया, आधा घंटा दिया तो कुछ नया चीज़ मिला, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी तो कल 1 घंटा देगा। तो ऐसे एक इंसान को मेरे हिसाब से कम 3 घंटे एक बुक के पीछे देना चाहिए।
सर ये जो 3 घंटा बोले तो वो है कि अगर आपको वो चीज़ जैसे पढ़नी चालू की, आप आज पढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, कल आप उस चीज़ को पढ़ोगे और उस चीज़ के बारे में और जानने की कोशिश करोगे, तो उससे वो हैबिट बन जाएगी कि रीडिंग हमारी अच्छी करेंगे, हम बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। स्टडी हैबिट को डेवलप करते हैं जी। और ये एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, कुछ नॉवेल्स के मूवी भी बनी है। काय पोचे मूवी हो गई, हाफ गर्लफ्रेंड एक मूवी हो गई। आज की युवा उसको कुछ ज़्यादा ही रिलेट करेंगे, हाफ गर्लफ्रेंड। आप वो मूवी देखिए, काय पोचे मूवी देखिए, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखिए। मूवी देखने के बाद आप उसके नोवेल पढ़िए, तो आप खुद ही ये डिफरेंस बता पाएंगे कि आपको मज़ा किस में ज़्यादा आया। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चा कुछ बुक पढ़ना चालू करता है, उसको ख़त्म करे एक, तो शायद वो ज़्यादा टाइम देने लग जाए। देखिए ये युवा हैं, लगातार मेहनत करते हैं, किताबों से बहुत जुड़ाव रखते हैं। और विवेकानंद जी के बारे में जब इस इंटरव्यू के पहले भी मैंने बात की इनसे, तो काफ़ी कुछ बता पा रहे थे। मैं थोड़ा सा मैं ये अंतिम चैप्टर आप लोग में से जो भी अच्छा संदेश हो विवेकानंद जी की ओर से, आप लोग की ओर से, आप लोग भी गुरु हैं, तो आप लोग की ओर से जो समाज को संदेश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आप लोग के? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ 12 जनवरी को चूँकि विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और उसी दिन हम उनको याद करें, उनके संदेशों को, उनके विचारों को पढ़ें, उसके बजाय हमको उनके जो चरित्र हैं, उन्होंने जो अपने उत्कृष्ट विचार दिए हैं, जो शिक्षाप्रद उनके सोच थी, विचार थी, उनका जो चरित्र था, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम अपने जीवन में उसका अनुसरण करें, उसको हम पढ़ के स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें, तो हमको लगता है पूरे यूथ को, पूरे देशवासियों को अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैम, आपसे। विवेकानंद जी का जो जीवन है वो कोई एक चैप्टर या एक टॉपिक में सीमित होने वाला नहीं है, बल्कि ये तो एक विशाल ग्रंथालय है एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने उनसे कोई क्षेत्र नहीं छूटा, चाहे आप योग का क्षेत्र ले लो, ध्यान का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। उन्होंने स्पोर्ट्स में भी, खुद वो फुटबॉल को पसंद करते थे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी उनकी रुचि रही है। तो उनका मतलब जो सभी क्षेत्र है उनमें युवाओं को आना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनके जो साहित्य है उनसे, उनके जो विचार, सबसे महत्वपूर्ण तो उनके विचार हैं। तो अगर हम उनके विचारों को अपने आप में समाहित करते हैं तो हम इतने अधिक एनर्जेटिक हो जाएंगे कि कहीं भी हमको ना समस्या नज़र आएगी, ना कहीं कोई रुकावट पैदा होगी। और हम निरंतर जैसा हम चाह रहे हैं कि हमारा देश जो है निरंतर आगे बढ़ ही रहा है, और हम उसको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएं जहां किसी भी तरह की कमी या जो क्या कहना चाहिए, एक रुकावट और ऐसा कुछ हो तो वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम पूरी तरह से उसका पालन करते हैं तो हम हर क्षेत्र में अग्रणी हो सकते हैं। जी मैम, आपके विचार? सर मैं ये कहना चाहूँगी आज स्वामी जी के जन्मदिन के अवसर पे कि सारे हमारे जो युवा हैं, देश का भविष्य हैं, तो उनको स्वामी जी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी की कुछ जो सीख है उसको एटलीस्ट उनको याद रखना चाहिए। पहली तो ये थी कि सब जीवों के प्रति दया करो, है ना। अगर ये हमारे यूथ में आ जाएगा तो शायद आतंकवाद कम हो जाएगा। दूसरा ये था कि शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा या कागजी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। ये इससे हमारे यूथ सही दिशा में जाएगा, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। और जो नए मोबाइल या इस दूसरी तरह के जो सोशल मीडिया है वहाँ पर जो गंदगी रहती है, अच्छी बात है, सोशल मीडिया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो गंदगी रहती है और शायद उस गंदगी को यूथ जल्दी उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और वैसा ही वो करने लगता है। तो इस चीज़ से बच के उसके पॉजिटिव पहलू को देखे तो वो बहुत अच्छा उसके लिए है। तीसरी बात ये है, स्वामी जी ने कहा था कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए। चिंता करने से क्या होता है कि यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाता है, उसको फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सुसाइड, थोड़ा भी अगर उनको असफलता मिली तो उसको वो सहन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़, क्योंकि युवा का जो जीवन है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब उनके परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। और एक अच्छा युवा शक्ति में, वो युवा शक्ति जो है उसमें वो ताकत है कि वो दरिया के रुख को मोड़ सकता है। तो हमारा देश
देश तो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। वैसे भी विश्व गुरु भारत है ना, और आज भी है और वो कल भी रहेगा। तो युवा शक्ति को जो स्वामी जी ने कहा है उसकी उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके वो आगे बढ़े। दूसरी बात उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए और लक्ष्य के पीछे पड़े रहिए तब तक जब तक कि वो हासिल ना हो जाए। इसका मतलब स्ट्रगल आपको करना है बिना मायूस हुए, बिना डिप्रेस्ड हुए, और उसको छोड़ना भी नहीं। आज होता है कोई एक कोर्स कर रहा है हमारा जो छात्र है, और वो कोर्स करते करते अगर उसको सफलता नहीं मिली, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार वो कोर्स ही छोड़ देता है। तो ये कायरता है, मतलब पीठ दिखाना कायरता है। उसमें जूझिए, जूझने की शक्ति होनी चाहिए युवा में, है ना। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और अपने आप को, अपना चरित्रवान, मतलब उसको मेंटल तो शुद्ध होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो आजकल दुनिया भर की बीमारियां आई हैं वो एक चरित्र पतन का बहुत बड़ा वो कारण है, वो बीमारियां, है ना। तो उनको वहाँ देखना चाहिए। साथ में फिज़िकली जंक फूड खा खा के इतनी सारी बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को हो गई हैं। मतलब 20-25 साल के बच्चों को क्या क्या नहीं हो जाता, हार्ट अटैक तक आ रहा है। तो आप अपने आप को फिज़िकल फिट रखिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे विवेकानंद जी ने, स्वामी जी ने ये कही थी, और युवाओं को इसका अनुसरण करना चाहिए। ट्राई करेंगे आज से 100% नहीं तो कम से कम 50% से अवध तो ले ही आएंगे। चिंतन और जैसे कि बताया कि चिंतन और चिंता, तो इंसान लाख कोशिश करे चिंताएं छोड़ती नहीं है। तो जैसे आप भी पढ़ते होंगे, घर की जिम्मेदारियां भी रहती होंगी, और भी जो युवा हैं, और मैम के साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ एक जिम्मेदारी की चिंता जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो भाव है उसको चिंतन के मोड पे लाने के लिए क्या हो सकता है? ऐसा डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा। जैसे आपने पहले पूछा बीच का रास्ता कैसे करें। चिंता होना स्वाभाविक है। घर में, हर किसी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। जैसे किसी के यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सामने वाले ने उस प्रॉब्लम को कभी देखा ही नहीं है, तो उसको चिंता अवश्य होगी ही होगी। और जो आप बोल रहे चिंतन पढ़ाई के मामले में, और पढ़ रहा है सारे चीज़ों के विषय में चिंतन, अब उसको आगे बढ़ना है, अब कुछ करना है, तो उस चीज़ को उसको लोग चिंतन करना होगा। और घर के विषय में देखें तो चिंता तो होगी ही। बीच का रास्ता ये होगा कि चलो इतना टाइम मैंने घर को दे दिया, अब इतना टाइम मैं यहाँ दे देता हूँ। जैसे कि अगर बोल दिया जाए, नहीं, मुझे ये लगता है कि चिंता वो ऐसी होगी कि जैसे आपके घर में ही कोई समस्या है ना, तो वो समस्या से आप पैनिक मत होइए, उसके बारे में चिंतन करिए और एक अच्छा समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। ये है चिंता। चिंतन कहीं भी हो सकता है, वो पढ़ाई में ही चिंतन नहीं है। आपके सामने हर रोज एक समस्या आती है, क्योंकि आपका जीवन मनुष्य का जीवन है, हर तरह की समस्या आती है ना। तो उस समस्या से बचाव का उपाय, उस समस्या को दूर करने का उपाय वो है चिंतन। और उस चिंतन को शांत दिमाग से ही किया जाता है, तभी उसका कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ हल हम निकाल सकेंगे। एक अंतिम आपसे, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, मैडम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जो चिंता और चिंतन में जो फ़र्क है ना, वो फ़र्क बस इतना है कि चिंता में हम सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और चिंतन में हम उस समस्या को सोचते हैं और साथ में उसके समाधान को भी सोचते हैं, समाधान को भी खोजते हैं। वो हो गया आपका चिंतन। और विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर हम अपने आप को बहुत कमज़ोर समझेंगे तो हम कमज़ोर ही बनेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने आप को हम मजबूत समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, तो निश्चय ही हम ताकतवर ही बनेंगे। यानी हमारी सफलता की जो कुंजी है वो हमारी सोच है, हमारा विचार है। अगर हमारा विचार सकारात्मक है तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आपसे इस डिबेट को एंड करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो सबसे अच्छी बात है जो आपने किताबों में पढ़ी है या समाज से पढ़ी है, सीखी है, अपने गुरुजनों से सीखी है, वो विचार क्या हो सकते हैं जिनसे स्वामी विवेकानंद जी का भी जुड़ा हो, और जो हमारे और देश के युग पुरुष रहे हैं, जो महानुभाव रहे हैं, वो भी जो संदेश देते आए, उसके ज़रिए देश आगे बढ़े। जिन भी विचारों को आप पसंद करती हैं उन विचारों को रख सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर विवेकानंद जी के विचार कुछ आ जाएँ आपकी बातों में। सर, मैं विवेकानंद जी के ही विचार बोलूँगी कि मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं लेनी है, हम जो चीज़ देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, वो भी हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो भी नॉलेज लेनी चाहिए। सिर्फ बुक
को पढ़ के सिर्फ उसको रट के या सिर्फ उसी से ही अपनी नॉलेज बढ़ा के तो वैसी नॉलेज नहीं बढ़ेगी जैसे हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो हो गया, हम अपने दोस्तों से सीखते हैं वो हो गया, तो उससे नॉलेज बढ़े वो ज़्यादा अच्छा है। और हम लोगों को जैसे देख के सीखे वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि बुक से पढ़ना। देखिए जैसे कि आप घर में प्यास या गर्मी के समय में आप कोई मिट्टी का घड़ा लाते होंगे तो मिट्टी का घड़ा खाली रहता है और कोशिश ये करते होंगे कि वो मिट्टी का घड़ा शीतल जल प्रदान करे, ठंडा पानी प्रदान करे, लेकिन उससे पहले पानी डालने के पहले उस घड़े में उसको साफ़ भी किया जाता है और उसको कम से कम जो पानी उसमें भरा जाता है उसको छान कर भरा जाता है ताकि कोई बीमारियां और ना आ जाए। तो जो है इसी तरह से दिमाग भी है, दिमाग में आप अगर संचय करना चाहेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें संचय हो सकती हैं और दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करना ले जाना चाहेंगे तो दिमाग डाइवर्ट होगा और साफ तौर पर आपको भी नुकसान करेगा और आपके समाज को भी और आपसे जुड़े हुए लोगों को, और जब आपके से जुड़े हुए लोगों को और बहुत बड़ा वर्ग इस नुकसान की ओर बढ़ेगा तो देश नुकसान ही पाएगा। तो यही हमारे जो महानुभाव थे ये बताते थे, इन चीज़ों से अवेयर करते थे, कहते थे कि इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। और मैम ने जो बताया आप लोगों को बातें और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये एक प्रोग्रेसिव सोच है और प्रोग्रेसिव सोच के नाते हिंदुस्तान ने काफ़ी कुछ तरक्की की है। हम चाहते हैं कि और हमारा देश तरक्की करे। इस डिबेट को, इस बातचीत को आप तक पहुंचाने के पीछे भी यही एक मकसद था। आपको ये बातचीत कैसी लगी? इस बातचीत को ज़रा आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि और भी लोग इन विचारों को समझ सकें, सुन सकें और एक क्रांति की ओर बढ़ सकें। और इन विचारों के बारे में, इन बातों के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर आपकी कोई कीमती राय हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आती हो तो उसको लाइक करें। नेशनल फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत तिवारी।